आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं 3 मुल्कों का दौरा। पहले मरहले में वो साइप्रस के लिए होंगे रवाना। दूसरे मरहले में कनाडा में G7 सरबराही इजलास में करेंगे शिरकत और तीसरे मरहले में वजीर आजम क्रोएशिया का भी करेंगे दौरा। यूपी में पुलिस फोर्स को मजबूत और जदीद बनाने की तरफ तारीखी पहल। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आज 60,000 से ज्यादा मुंतखब कांस्टेबलों को अपॉइंटमेंट लेटर करेंगे तकसीम। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश से मौसम हुआ खुशगवार। दर्जा हरारत में गिरावट से राजधानी के लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिल गई राहत। यूपी में आज से 21 जून तक योग हफ्ता मनाया जाएगा। जिला, तहसील, ब्लॉक और ग्राम सभा की सतह पर योगा प्रोग्राम होंगे मुनक्किद, जबकि लद्दाख में भी आज से 1 हफ्ते तक योगा प्रैक्टिस की जाएगी। इसराइल और ईरान के दरमियान मिसाइल जंग जारी। तेहरान के शाहराने ऑयल डिपो और तेल अवीव की हैफा ऑयल रिफाइनरी पर हमले। आज होने वाले अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात मनसूख। खबरें अब तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से 3 मुल्कों का दौरा करेंगे। दौरे के पहले मरहले में वजीर आजम जमहूरिया साइप्रस यानी कब्रिस के लिए रवाना होंगे। 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे में किसी भारतीय वजीर आजम का साइप्रस का ये पहला दौरा होगा। वजीर आजम सदर निकोस क्रिस्टोलाइड्स के साथ 2 तरफा बातचीत भी करेंगे। वजीर आजम कारोबारी रहनुमाओं से भी खिताब करेंगे। वहाँ से वजीर आजम पीर को कनाडा जाएंगे और G7 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम की यह मुसलसल 6ठी शिरकत होगी। वजीर आजम G7 ममालिक समेत मदू ममालिक के रहनुमाओं और आलमी तंजीमों के आला हुक्काम से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर आजम वहाँ कई 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे। वजीर आजम अपने दौरे के तीसरे मरहले में 18 जून को क्रोएशिया पहुंचेंगे। ये वहां किसी हिंदुस्तानी वजीर आजम का पहला सरकारी दौरा होगा। वजीर आजम अपने हममनसब आंद्रेज प्लानकोविक के साथ 2 तरफा मुलाकात करेंगे। और साइप्रस रवानगी से कबल अपने बयान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साइप्रस को भारत का करीबी दोस्त और बहरा रोम के इलाके और यूरोपीय यूनियन में एक अहम शराकतदार के तौर पर बयान किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह दौरा तारीख़ी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने, तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताल्लुकात को वसअत देने और आवाम से आवाम के राब्ते बढ़ाने का मौका है। कनाडा के दौरे के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि G7 सरबराह इजलास हम अहम आलमी मसाइल और ग्लोबल साउथ की तरजीहात पर तबादला ख्याल का मौका फराहम करेगा। जमहूरिया क्रोएशिया के दौरे से मुतालिक वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सदियों पुराने मजबूत सकाफती ताल्लुकात हैं। किसी भारतीय वज़ीर आज़म का क्रोएशिया का ये पहला दौरा बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में 2 तरफा ताउन की नई राहें हमवार करने में मददगार होगा। PM ने कहा कि तीनों ममालिक का दौरा सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के लिए शराकतदार ममालिक का शुक्रिया अदा करने और दहशतगर्दी की तमाम शक्लों से निमटने के बारे में आलमी फ़िक्र को फ़रोग़ देने का एक बेहतरीन और ख़ास मौका होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साइप्रस के लिए रवाना हो गए हैं। ये वज़ीर आज़म के 3 मुल्की दौरे का पहला मरहला होगा। साइप्रस में वज़ीर आज़म वहाँ के सदर के साथ 2 तरफा मुलाकातें करेंगे। इस दौरे को दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की समत में एक अहम कदम समझा जा रहा है। करेंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म दीगर अहम शख्सियत से भी मुलाकात करेंगे और लिमासोल में कारोबारी लीडरों से खिताब भी करेंगे। 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे के दौरान किसी भारतीय वज़ीर आज़म के साइप्रस के इस पहले दौरे के तईं वहाँ के लोग काफ़ी पुरजोश हैं।
I think it's very important that the relations of these two countries will be addressed, and also I have no doubt in my mind that there will be a further strengthening of these relations in various aspects, including economy, science, cultural exchange. भारत साइप्रस के दरमियान तारीखी तौर पर मजबूत ताल्लुकात रहे हैं। भारत साइप्रस की आज़ादी का हामी रहा है। 1960 में साइप्रस की आज़ादी के बाद ये ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। 1962 से दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत सिफारती ताल्लुकात कायम हैं। 1974 में तुर्की ने हमला करके साइप्रस के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। भारत इस मसले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हल करने का हामी रहा है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया एकमात्र राजधानी है जो 2 हिस्सों में बटी हुई है। 50 साल पहले यहाँ पर तुर्की ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद यह हिस्सा तुर्की के अधीन बना हुआ है। साइप्रस इस हिस्से को पाने के लिए दुनिया भर में बातचीत करते रहता है, लेकिन अभी तक साइप्रस को कोई सफलता नहीं मिली है और इस हिस्से को सिर्फ और सिर्फ तुर्की मान्यता देता है। दुनिया का कोई भी देश इस हिस्से को मान्यता नहीं देता। साइप्रस आलमी सतह पर भारत का एक मजबूत दोस्त मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत की मुस्तकिल रुकनियत का साइप्रस हामी रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई में भी इसने मुसलसल हिमायत का इजहार किया है। वहीं तिजारती शोबे में भी भारत साइप्रस ताउन मुसलसल मजबूत होता रहा है। दिफाई और फौजी ताउन के मुआहदे से दो तरफा ताल्लुकात में मजीद मजबूती आई है। 2026 में साइप्रस यूरोपियन काउंसिल की अध्यक्षता संभालेगा। वहीं बदलते भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा से आतंकवाद, हरित विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के समान विचारों को और मजबूती मिलेगी। मेरे सहयोगी विमलेंदु पांडे और कैमरामैन सेंथिल और योगेश के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, साइप्रस। 21 जून बैनुल-अक़वामी योगा डे है। योगा का जोश पूरी दुनिया में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। बैरून मुल्क योगा सेंटर्स में लोग योगा से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। साइप्रस के लोग भी योगा के लिए बहुत ही पुरजोश हैं। पेश है यह खास रिपोर्ट। जैसे जैसे बैनुल-अक़वामी योगा डे करीब आ रहा है, पूरी दुनिया में योगा से मुतालिक सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। अब दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में योगा सेंटर्स भी नज़र आने लगे हैं। साइप्रस के लिमासोल शहर में जापा आयुर्वेद और योगा सेंटर भी हिंदुस्तान की योग की ताकत को मजबूत कर रहा है। साइप्रस और पूरी दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं और योगा से फ़ायदा उठा रहे हैं। योगा जो है ना हमारा कल्चर है और इसको ना हमें प्रमोट करना चाहिए, तो इसको हमें वर्ल्ड वाइड लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो अब्रोड से हैं, मैं खुद ही अब्रोड से हूँ, मैं जर्मनी से हूँ, तो मैंने देखा है कि हम जो है ना बाहर के लोग जो है ना वो हमारा कल्चर लेकर उसको फिर बिज़नेस बना रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, इसको सिर्फ बिज़नेस जैसे नहीं देखना चाहिए, इसको एक ट्रीटमेंट जैसे देखना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये प्रमोट हो रहा है और आगे जा रहा है। कि योगा भारत से आया तो उनके लिए बहुत नया है और जो उनकी लाइफस्टाइल है यहाँ पे, तो उसमें उन लोगों को बहुत रिलीफ मिलता है। लाइक वो लोग मेडिटेशन करते हैं, यहाँ पे योगा क्लासेस करते हैं, उनकी जो यहाँ पे लाइफस्टाइल है उसमें उनको बहुत आराम मिलता है। तो यहाँ पे मतलब सभी लोग जो हैं क्लास करने आते हैं मेडिटेशन और योगा की। इस मरकज़ को चलाने वाली खातून हिंदुस्तानी निज़ाद हैं जो साइप्रस में योगा की तालीम को फ़रोग़ दे रही हैं। जापा आयुर्वेदा एक संस्था है जो कि योगा और आयुर्वेदा से हम उसको रन करते हैं साइप्रस में। हम खुश हैं कि हम हिंदुस्तान की एक जो इतनी हेरिटेज चीज़ें हैं आयुर्वेदा की स्टडी और योगा की स्टडी, उसको हम यूरोप में लाके साइप्रस में लाके उसकी नॉलेज और पूरे यूरोप में बहुत इजीली एक्सेसिबल कर रहे हैं। जब हमें पता चला कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी साइप्रस आइलैंड्स ऑफ साइप्रस में आ रहे हैं, हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज के डेट में जब योगा का नाम होता है तो मोदी जी का नाम होता ही है। एंड जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर जी ने पूरी दुनिया में योगा को प्रमोट किया है, हमें बहुत उससे प्रोत्साहन मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है। मजमूई तौर पर जिस तरह से हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर भारत और योग को फ़रोग़ दिया है, उसका बराह रास्त असर अब साइप्रस में भी नज़र आ रहा है।
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दुनिया भर में योग को प्रसिद्धि दिलाने का एक उदाहरण है कि यहाँ साइप्रस में ये एक योगा सेंटर है जहाँ पर दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, योग सीख रहे हैं और योग से स्वस्थ हो रहे हैं। कैमरामैन सेंथिल के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज़, साइप्रस। साइप्रस यूरोपीय ममालिक के लिए एक काफ़ी अहम मुल्क है। साइप्रस के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात तारीख़ी हैं और सिफारती भी। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे चंद्रशेखर जोशी ने साइप्रस में भारतीय हाई कमिश्नर मनीष से बात की। उन्होंने कहा कि 2 दहाइयों के बाद किसी भारतीय वज़ीर आज़म का ये दौरा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की यात्रा पर आ रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साइप्रस में भारत के उच्चायुक्त मनीष जी। उनसे हम बातचीत करेंगे। मनीष जी, प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कुछ एजेंडा है? सबसे पहले तो डीडी न्यूज़ के देखने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार साइप्रस से, निकोसिया से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है और मेरे लिए बड़ी और सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ की यात्रा, पहली यात्रा होगी उनकी और पहली मुलाकात होगी यहाँ के राष्ट्रपति से। जहाँ तक भारत और साइप्रस का रिश्ता है बहुत ही पुराना है, 3500 साल पुराना अगर उस पर शोध किया जाए ब्रॉन्ज एज से। और जब हम इंडिपेंडेंस की बात करें, कॉलोनियलिज्म की बात करें, तो सब साथ ही स्ट्रगल किए हैं। हमारे नॉन अलाइन मूवमेंट में रिश्ते थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट मैकारियोस के बीच अच्छी तालमेल थी। लेकिन अब जो मेन एजेंडा है, जब यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना 2022 में, हमने 60 साल वर्षगांठ बनाई अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की, तो हमें अपने ऐतिहासिक संबंधों को सुदृढ़ता देने के लिए कंटेम्प्रेरी कंटेंट लाने की। वो कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जिसमें दोनों देश और आगे बढ़ सकते हैं? हालांकि पहले से काफ़ी समझौते हुए हैं, काफ़ी क्षेत्रों में दोनों देश काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा फोकस जब से मैं हूँ तो ट्रेड, इकोनॉमिक, टूरिज़्म, टेक्नोलॉजी वाले पे ज़्यादा मैंने काम किया है। क्योंकि साइप्रस को अगर देखा जाए, इसकी आपकी लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन देखे तो ये गेटवे टू यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का मेंबर तो है। फिर इसकी रीजनल पोजीशन देखिए, यहाँ से आप यूरोप जा सकते हैं क्योंकि यूरोप का पार्ट है ये, फिर मिडिल ईस्ट पास में है, फिर नॉर्थ अफ्रीका पास में है। तो हमारी कोशिश है कि जो हमारे भारतीय कंपनी हैं, भारतीय निवेशक हैं, जो यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं अपने व्यापार या अपने इन्वेस्टमेंट या अपनी टेक्नोलॉजी को, उस यहाँ की जो व्यवस्था है, इन्वेस्टमेंट रेजीम है, सिस्टम है, उसका यूज़ करें। और पिछले 1 साल में काफ़ी कुछ इस पे हुआ है, काफ़ी कंपनियाँ आई हैं। आप लोगों ने देखा ही भी होगा ये कि ट्राइलैटरल कॉपरेशन, हमारे चैम्बर हैं भारत के, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स या ग्रीस के या साइप्रस के, इन्होंने तीनों मिलकर एक इंडिया ग्रीस साइप्रस इन्वेस्टमेंट एंड फोरम बनाया है, जिसका लॉन्च हुआ था पिछले साल। लेकिन उससे काफ़ी कंपनियां यहाँ आ रही हैं और काफ़ी नए रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो साइप्रस से हमें काफ़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलता है भारत को, और ये टॉप 10 देश है वो दुनिया में जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जाता है। ट्रेड 130 से 150 के मिलियन के बीच में रहती है। छोटा देश है, 1 मिलियन से कम लोग हैं, तो ट्रेड, लेकिन कुछ पोटेंशियल हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि फार्मास्यूटिकल्स हो या कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, जहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और ये है, और नए जैसे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली इस पे हम दोनों, जहाँ हर चाहे बड़ा मुल्क हो छोटा मुल्क है, सिनर्जी तो मिलती है। इनकी स्ट्रेंथ है, हमारी इनकी मार्केट काफ़ी बड़ी है, तो विन विन सिचुएशन है। अगर मैं बोलूँ तो सिनर्जी अच्छी है, मीटिंग ऑफ माइंड्स अच्छी है, इंस्टीट्यूशनल पार्टनर अच्छे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज़्म में। सर, इसके अलावा अगर हम साइप्रस को देखें तो साइप्रस आतंकवाद के मुद्दे पे और उसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप और दूसरे जो इंटरनेशनल मंच हैं वहाँ पर भारत की मजबूत दावेदारी का समर्थन करते रहा है। तो इसको लेके दोनों देशों के संबंधों को आप किस तरह से देखते हैं? ये ट्रेडिशनली हम जो भी पॉलिटिकल बायलैटरल रिलेशंस है, वो एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट किया है हमने, चाहे वो
क्योंकि हम ना कि कॉमनवेल्थ पार्टनर्स हैं बल्कि हम यूएन के मेंबर भी हैं। उसके पहले भी हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के मेंबर्स थे। तो राजनीतिक संबंध तो हमेशा से सुदृढ़ हुए हैं और स्टेटेड पोजीशन है दोनों देशों की, वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो मनीष जी ने बताया कि भारत और साइप्रस के संबंध पहले से ही मजबूत हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और दूसरी महत्वपूर्ण बैठकें होंगी, उसके बाद ये संबंध और मजबूत होंगे। कैमरामैन योगेश के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज़, साइप्रस। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में कामयाब होने वाले 60,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों को तकर्रुरी नामा तकसीम करेंगे। ऐसा समझा जा रहा है कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में उत्तर प्रदेश में पुलिस फोर्स को काफ़ी मजबूत और जदीद बनाने की तरफ ये एक तारीख़ी पहल है। मालूमात के मुताबिक ये भर्ती अमल उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के जरिए किया गया था, जिसमें शफाफियत और तकनीकी इख्तरात की एक मिसाल कायम की गई है। कांस्टेबल सिविल पुलिस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 के तहत कल 48,196 मर्द और 12,048 खवातीन उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया है। इस भर्ती को न सिर्फ रियासत बल्कि मुल्क भर में पुलिस भर्ती का सबसे बड़ा अमल समझा जा रहा है, जो मुकम्मल तौर पर शफाफ और हाईटेक निज़ाम के ज़रिए मुकम्मल किया गया। इस भर्ती में कुल 48.17 लाख उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी थी, जिनमें तकरीबन 15.49 लाख खवातीन भी शामिल थीं। हुकूमत ने इस अमल को सिर्फ इंतखाब तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि तरबियत को जदीद और मुनज़्ज़म बनाने के लिए भी काम किया है। नए तरबियती मराकज़ के क़याम के साथ हर कांस्टेबल को तकनीकी तौर पर माहिर बनाने पर भी जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत योगा के ज़रिए सेहतमंद और बाइख्तियार तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ देने के लिए फ़ाल इक़दामात कर रही है। इसके तहत रियासत भर में आज से 21 जून तक योगा हफ्ता मनाया जाएगा। इस दौरान ज़िला, तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत सतह पर बड़े पैमाने पर योगा प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे। ये तक़रीबात 21 जून को बैनुल-अक़वामी योगा डे की तैयारियों का हिस्सा होंगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में महकमा आयुष की मीटिंग में कहा था कि योगा सिर्फ एक वर्जिश नहीं है, बल्कि ये एक तर्ज़ ज़िंदगी है जो जिस्मानी और ज़हनी सेहत को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि योगा के ज़रिए हम अपने तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बीमारियों से लड़ने की सलाहियत में इजाफ़ा कर सकते हैं और माशरे में हम आहंगी और अमन कायम कर सकते हैं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े लद्दाख में आज से 21 जून तक योगा महोत्सव की मेज़बानी की जाएगी। लद्दाख का ये सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी योगा महोत्सव है। काबिल ज़िक्र है कि लद्दाख में 7 पुरसुकून मकामात को हफ्ते भर के योगा सेशन के लिए मुंतखब किया गया है, जिनमें पेंगोंग झील और शांति स्तूप भी शामिल हैं। और आइए रुख करते हैं आलमी खबरों का। ईरान और इसराइल ने तीसरी रात एक दूसरे के खिलाफ ताज़ा हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल की फ़ौज ने कहा है कि ईरान की जानिब से कई मिसाइल दागे गए हैं और साथ ही तेहरान में मुतअद्दिद फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा भी किया। इसराइली शहरों यरूशलेम और तेल अवीव में आज अलसुबह फ़िज़ाई हमले के सायरन बजे। कई मिसाइल तेल अवीव पर उड़ते हुए देखे गए, जबकि इसराइल ने ज़मीन से इंटरसेप्टर रॉकेट फायर किए। इसराइल की एम्बुलेंस सर्विस ने कहा कि शुमाली इसराइल में इससे कब्ल किए गए मिसाइल हमलों में 3 खवातीन हलाक और 10 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। उधर ईरान ने कहा है कि इसराइली हमलों में तेहरान में शाहरान आइलरिबो को निशाना बनाया गया। सूरत हाल फिलहाल काबू में बताई जा रही है और दारुल हुकूमत के करीब एक ऑयल रिफाइनरी पर इसराइली हमले के बाद आग भड़क उठी। ईरान की नीम सरकारी खबर रसाई एजेंसी तस्नीम ने यह इतला दी है कि इसराइली हमलों में तेहरान में ईरान की वजारत दिफा की इमारत को भी निशाना बनाया गया, जिससे मामूली नुकसान हुआ। ईरान के पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने इसराइली तवानाई के बुनियादी ढांचे और जंगजू तैयारों के ईंधन की प्रोडक्शन तंसीबात को निशाना बनाया। तेल अवीव की हैफा ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आने वाले बदतरीन नताइज से खबरदार किया है और कहा है कि अगर तेहरान अपने जौहरी प्रोग्राम में कटौती को कबूल नहीं करता तो उसे इसराइली मुहिम रोकने में ज़्यादा ताख़ीर नहीं होगी। अम्मान में होने वाले अमरीका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात को मंसूख कर दिया गया, क्योंकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि जब तक इसराइल के ईरान पर हमले जारी रहेंगे मुज़ाकरात नहीं हो सकते।
भारत ने शंघाई ताउन तंजीम के उस बयान से खुद को अलग कर लिया है जिसमें ईरान और इसराइल की कार्रवाई की मजम्मत की गई थी। भारत ने वाज़ेह किया है कि वो इस मुश्तरका बयान से मुतालिक शंघाई ताउन तंजीम की बातचीत में शामिल नहीं था। वज़ारत ख़ारजा ने इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए कहा कि भारत ने 13 जून को ईरान इसराइल कशीदगी पर अपनी पोजीशन वाज़ेह की थी, जिसमें उसने दोनों फरीकों पर जोर दिया था कि वो कशीदगी को बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज करें और बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए कशीदगी को कम करें। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि भारत अपने बयान पर आज भी कायम है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने 13 जून को ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बातचीत की और इस मसले पर सब्र और तहम्मुल से काम लेने की अपील की। शंघाई ताउन तंजीम के दीगर अरकान को भारत के इस मजमूई मौक़िफ़ से आगाह किया गया, जिसकी बुनियाद पर भारतीय नुमाइंदे ने बीजिंग में मुनक़िदा SCO के बयान से मुताल्लिक़ बातचीत में हिस्सा नहीं लिया। SCO ने अपने बयान में इसराइली हमलों को ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया था। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जुमेरात को अहमदाबाद में हौलनाक तैयारे के हादसे के बाद मरने वालों की शिनाख्त की जा रही है। हादसे में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन की बड़ी तादाद अस्पताल पहुंच रही है। अहमदाबाद तैयारा हादसे के 4 मजीद मुतासरीन के DNA के नमूने मैच कर लिए गए हैं। इस तरह अब तक कुल 15 मुर्दा अफराद के DNA नमूने मैच हो चुके हैं। काबिल ज़िक्र है कि हर मरने वाले के लवाहिकीन के लिए अलग टीम मुकर्रर की गई है। इस टीम में एक सीनियर ऑफिसर, एक पुलिस एहलकार और एक पेशेवर काउंसलर भी शामिल है। अहमदाबाद में तैयारा हादसे में जहाँ बहक होने वाले का पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल में जारी है। हादसे में जहाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन की बड़ी तादाद अस्पताल पहुँच रही है। ऐसे में RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कारकुनान लोगों की मदद कर रहे हैं ताकि आने वाले रिश्तेदारों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो अपने खाने, अस्पताल के इंतज़ाम और अस्पताल में ट्रैफिक के इंतज़ाम की जिम्मेदारी ले रहे हैं। पेश है अहमदाबाद से नामानिगार नीरज सिंह की यह खास रिपोर्ट। इस समय अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के मोर्चरी कॉम्प्लेक्स में है और यहाँ पर आपको बता दें कि जो अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ था उनके लोगों का पोस्टमार्टम यहाँ पर किया जा रहा है जो इस हादसे का शिकार हुए थे। और आप देखें कि यहाँ पर जो RSS के लोग हैं उन्होंने ग्राउंड पर उतरकर जन सेवा करने का जो फैसला है वो लिया है और यहाँ बड़ी संख्या में RSS के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। लोगों को चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, ट्रैफिक का इंतजाम हो, वो तमाम जो सुविधाएं हैं वो RSS के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें कि यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है और जहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था है वो यहाँ पर मौजूद है। आप लोग क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? पानी का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अभी यहाँ पे सब लोगों के लिए। तो ये आप देखें कि यहाँ पीने के पानी का जो इंतजाम है, इसके साथ ही आप देखें कि यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद है उसका भी एक कैंप है और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे खाने का सामान हो, बिस्किट्स वगैरह हो, वो लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। किस तरह की जिम्मेदारी दी गई है आपको? हम ये जिम्मेदारी हमने अपने पर्सनल के हिसाब से लिया है। हम लोग एक मेरे अपने करके नाम का एक हमने ग्रुप बनाया है। सभी हम लोग एक ही कंपनी के एम्प्लॉइज़ है और सबने NGO टाइप का ग्रुप बनाया। तो आज हमने देखा कि यहाँ पे आज जितनी भी जो विमान दुर्घटना में जो डेड बॉडी वाले जो परिजन लोग आए हैं और पुलिस वाले और मीडिया वाले हैं, तो उनको हमारी तरफ से फूड पैकेट्स, पानी की बॉटल और बिस्किट्स वगैरह हम लोग अपने हिसाब से बाँट रहे हैं। तो ये आपने देखा कि तमाम जो इंतजाम है यहाँ के लोगों के लिए RSS के साथ साथ दूसरे जो NGO हैं, दूसरे जो संगठन हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं कि यहाँ आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या क्या आप उपलब्ध करवा रहे हैं लोगों के लिए? लोगों के लिए यहाँ पर पानी की और चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा की गई है। यहाँ पर जो भी जिनके भी लोगों के यहाँ पर मृत्यु, उनके परिवार को, लोगों को सबको दिया जा रहा है और हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर मिलकर ये सेवा कर रहे हैं। RSS और बजरंग दल के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर मैदान में हैं और सेवा कर रहे हैं लोगों की, ख़ास तौर से उन लोगों की जो इस आपदा में जिनके परिजन शिकार हुए हैं, जिनको तमाम तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, उनके लिए ये तमाम तरह के इंतजाम 24 घंटे कर रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, अहमदाबाद। और आइए अब बात करेंगे मौसम की। दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई है।
बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में भी कमी आई है। कुछ वक्त पहले महकमा मौसमियात ने अगले चंद घंटों में दिल्ली एनसीआर में तूफान और तेज़ हवाओं के बारे में वार्निंग जारी की थी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि दिल्ली में हफ्ते भर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। काबिल जिक्र है कि दिल्ली और एनसीआर में 16 से 20 जून तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। आज तेज़ हवाओं के साथ जो बारिश हुई उसमें कई मकामात पर पेड़ जड़ से उखड़ गए। और उत्तराखंड से खबर आ रही है। उत्तराखंड में केदारनाथ के गौरीकुंड खड़क पहाड़ियों में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। आज सुबह 5:30 बजे गुप्त काशी से केदारनाथ जाने वाला यह हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 अफराद सवार थे। मुवस्सिला इत्तलात के मुताबिक यह हेलीकॉप्टर आर्यन नामी कंपनी का है। हादसा गौरीकुंड और त्रियु गजाइन के दरमियान पेश आया है। हेलीकॉप्टर के हादसे की वजह खराब मौसम बताई जा रही है। रेस्क्यू टीम जाए वक़ू की जानिब रवाना हो गई हैं। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। और उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये ईरान और इसराइल से मुताल्लिक़ है। ईरान की सख्त कार्रवाई, ख़ित्ता बाज़ाब्ता जंग के दहाने पर एक ही दिन में मुसलसल तीसरा बड़ा हमला। उसके बाद की जो खबर है वो इनकलाब से, और ये भी चीन के रद्द-ए-अमल के बारे में। चीन की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। आगे बढ़ेंगे, इनकलाब का रुख करेंगे। इनकलाब ने अहमदाबाद तैयारा हादसे की तहक़ीक़ात के लिए आला सतही कमेटी की तश्कील को अपनी सुर्खी बनाया है। सफ़े अव्वल की सुर्खी, हुकूमत ने जुमेरात को अहमदाबाद लंदन जाने वाली एयर इंडिया के तैयारे हादसे की जामे तहक़ीक़ात के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। और इसके बाद की जो खबर है वो नीट से मुताल्लिक़ है। नीट यूजी 2025 के नताइज का ऐलान हो गया है। महेश कुमार टॉपर हैं और उत्कर्ष दूसरे मकाम पर। ईरान की जवाबी कार्रवाई में इसराइल को भारी नुकसान, ये सुर्खी है साबित की। और ईरान ने अब जवाबी हमला करते हुए कहा है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वो इसका सख्त जवाब देंगे। नाज़रीन, ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनसे जुड़ी चंद सुर्खियाँ। पेश मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। जो पहला ऐड